नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सहित ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर, आर्याना साबालेंका और सिमोना हालेप टूर्नामेंट से बाहर, दानिल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में। स्मृति मंधाना बनी आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। महिला एशिया कप हॉकी में भारत का सामना अब से कुछ देर बाद सिंगापुर से, और 12 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारतीय टीम एएफसी महिला फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आज पुरुष वर्ग में कई रोमांचक मैच हुए, वहीं महिला वर्ग में बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। रिपोर्ट के साथ हैं दिव्या तोमर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में रूस के डेनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम क्रेसी को 6-2, 7-6, 6-7, 7-5 से पराजित किया। मेदवेदेव का सामना अब 9वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स अगुर एलियासिस में से होगा। उन्होंने वर्ष 2014 के अमरीकी ओपन चैंपियन मारिस चिलिच को 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 से मात दी। चौथी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने 5 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रीट्ज को पराजित किया। इटली के यानिक सिनर ने भी अंतिम 8 का टिकट कटा लिया है। वहीं महिला सिंगल्स के एक बड़े उलटफेर में दूसरी वरीयता प्राप्त और खिताब की प्रबल दावेदार बेलारूस की आर्याना साबालेंका हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। उन्हें इस्तोनिया की किया कनापी ने 5-7, 6-2, 7-6 से शिकस्त दी। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता 14वीं वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें वर्ल्ड नंबर 61 फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट ने 3 सेटों तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-4 से मात दी। एलिजे ने ये मैच 2 घंटे 33 मिनट में अपने नाम किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 8 में कॉर्नेट की टक्कर अमेरिका की डेनियल कॉलिंस से होगी। कॉलिंस ने ये मैच 4-6, 6-4, 6-4 से जीता। पोलैंड की इगा स्वितेक भी अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। राफेल नडाल के बाद मेदवेदेव जो हैं वो टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार हैं, और जिस ढंग से उनको एक 4 सेटर में जीत मिली है, थकान भी होगी लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। मैच जीतने के बाद तो थकान गायब हो ही जाती है खिलाड़ी की। तो मेदवेदेव का जो मैच रहा वो उस लिहाज से काफी अच्छा रहा, और जितना ऊपर जाएंगे तो हो सकता है फाइनल तक पहुंचे। सित्सिपास ने भी एक कठिन मुकाबले में हराया है टेलर फ्रिट्ज को। वो मुकाबला 5वें सेट तक चला था। अब बिल्कुल ऐसे मुकाबले आजकल जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। स्ट्रेट सेट, 3 सेट में मैचेस जो बड़े खिलाड़ी वो जीतते चले जाते। कभी कभी ऐसा होता है 4 सेटर या 5 सेटर तक मैच जा रहे हैं, और ये मैच अगर 5 सेटर तक गया है तो दोनों ही खिलाड़ी पूरे दमखम से इस मैच में थे, और उसी का ये नतीजा है। महिला सिंगल्स की बात करें तो महिला सिंगल्स पूरी तरह खुल गया है। साबालेंका और सिमोना हालेप, 2 बड़ी दावेदार खिताब की, वो दोनों आज हारकर बाहर। बिल्कुल। जिस तरह से ये खिलाड़ी बाहर हुई हैं, खिताब की प्रबल दावेदार थी, और नाओमी ओसाका पहले बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद एशले बार्टी के लिए लगता है पूरा मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। बड़ी खिताब की प्रबल दावेदार हैं वो इस बार। देखते हैं किस तरह का मुकाबला आगे रहता है। जहां जो टॉप 3 रैंक प्लेयर थे उसमें सिर्फ एशले बार्टी बची हैं। साबालेंका को दूसरी वरीयता मिली थी, वो बाहर हो गई हैं। गार्बाइन मुगुरुजा जो स्पेन की थी, वो उनको तीसरी वरीयता मिली थी, वो भी बाहर हो गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतती हैं। क्या मेजबान एशले बार्टी के सर खिताब का ताज सजेगा? हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों के जरिए सम्मानित करता है। आज आईसीसी ने 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। बाबर आजम ने साल 2021 में 6 मैचों में 2 शतक की मदद से 405 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 67.50 का रहा। आजम ने पिछले साल ही पाकिस्तान की कप्तानी संभाली, और उनकी ही कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहली बार भारत को मात दी। उन्हें आईसीसी अवार्ड्स में साल 2021 की वनडे टीम का कप्तान और T20 टीम का कप्तान भी चुना गया है। पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। शाहीन अफरीदी सबसे कम उम्र के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। उन्होंने 21 साल की उम्र में ये सम्मान हासिल किया है।
शाहीन ने साल 2021 में 36 मैच खेले और 22.20 के जबरदस्त औसत के साथ 78 विकेट लिए। 51 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपना जलवा बिखेरा है और उन्हें साल 2021 के लिए टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। जो रूट ने 2021 में कुल 15 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के साथ 1708 रन बनाए। वो एक कैलेंडर साल में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज भी थे। स्मृति मंधाना 2018 के बाद एक बार फिर विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी हैं। मंधाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 38.86 के औसत से 855 रन बनाए। मंधाना के अलावा और कोई भी भारतीय खिलाड़ी आईसीसी अवार्ड्स में अपना जलवा नहीं दिखा पाया। दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लिजे ली को सोमवार को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मस को सोमवार को 2021 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है। इरास्मस ने ये पुरस्कार तीसरी बार अपने नाम किया है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बोलबाला इन अवार्ड्स में रणबीर। बिल्कुल, जिस तरह से बाबर आजम और शाहीन आफरीदी का नाम आया है और उनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और खास करके शाहीन आफरीदी जिस तरह से यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं, तो ये दोनों ही अवार्ड्स बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा रही है और हमारी क्रिकेट थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था। बिल्कुल, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान के, तभी पाकिस्तान की टीम थोड़ा ऊपर आई है और उसी का ये नतीजा है कि आईसीसी की ये जो रैंकिंग है, इसमें इन खिलाड़ियों को जगह मिली है। स्मृति मंधाना की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने जिस ढंग से पूरे साल प्रदर्शन किया, पैचेज में ही वो फॉर्म में दिखी, लेकिन चेस करते हुए उन्होंने एक समय 6 से 7 अर्धशतक लगातार लगाए थे। बिल्कुल, उसी का नतीजा है। हालांकि अभी 3 दिन पहले जब ये रिपोर्ट्स आई थी कि कौन किस टीम में हुआ है, इंटरनेशनल टीमें जो बनाई थी आईसीसी में, उसमें नाम नहीं था, तो थोड़ा सा हम लोग चौंक रहे थे कि स्मृति मंधाना कहां पीछे रह गई। लेकिन आज इस तरह से उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो उससे कुछ भरपाई हो गई, ऐसा लगता है। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली। 288 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 283 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए विराट कोहली, शिखर धवन और दीपक चाहर ने अर्धशतक लगाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी और एडिंगले फेलुकवाया ने 3-3 विकेट लिए। इससे पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम 50वें ओवर में 287 रन पर सिमट गई थी। क्विंटन डिकॉक ने 124 रन बनाए, जबकि रासी वेंदर डसन ने 59 गेंद में 52 रन की पारी खेली। डिकॉक को प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। जीत के बेहद करीब आकर एक बार फिर फिसल गई टीम इंडिया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यही इंडियन टीम जो इतने सालों से बिल्कुल टॉप पे रहती थी। मुझे लगता है विराट कोहली के टेस्ट मैच के कप्तानी छोड़ने के बाद जो ये विवाद जो चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, उसका नतीजा टीम पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई खिलाड़ी फॉर्मर कैप्टन के फेवर में अपना विकेट थ्रो करेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन पूरी टीम ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिखर गई है। ये लगता ही नहीं 4 महीने पहले जो टीम थी वो टीम ये खेल रही है, समझ में नहीं आया। और अब तक कहा जाता है रिकॉर्ड में कि 1991-92 जब से साउथ अफ्रीका ने दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया है, पहली बार ऐसा लगा कि टीम उनकी बहुत कमजोर थी। उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट कितना फायरी बॉलिंग करते थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। बैट्समैन भी उस तरह के नहीं है, 2-1 बैट्समैन को छोड़ के। ऐसी कमजोर टीम के सामने ऐसा माना जा रहा था कि बिल्कुल प्लेट में रख के जीत मिलेगी, ऐसा हुआ नहीं। चाहे टेस्ट मैचेज हो, चाहे वनडे सीरीज हो, मतलब 3 टेस्ट और 3 वनडे। पहला टेस्ट मैच हमने जीता क्योंकि ओपनर्स ने अच्छा किया था। केएल राहुल का उसमें शतक था, 124 रन थे शायद, और मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए थे। उसके बाद न तो ओपनिंग चल रही है, न मिडिल ऑर्डर चल रहा है। मिडिल ऑर्डर भी टुकड़ों में चल रहा है। 2 प्लेयर बना देंगे आप सेंचुरी, तो उसके बाद जो आएंगे 25 रन बनाए, 30 रन बनाए, उसके बाद जो है वो उठा के बॉल को मारा और मिड ऑन मिड ऑफ पे कैच हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं वो बाउंड्री के पास जाके कैच हो रहे हैं। तो ये समझ से परे है ऐसा क्यों हो रहा है। और बॉलिंग हमारी वैसे ही अब हल्की पड़ती जा रही, क्योंकि कुछ प्लेयर चोटिल हैं और जो रिप्लेस कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं खेल रहे हैं। हालांकि दीपक चाहर को कल जिस तरह से चांस मिला, उन्होंने बैटिंग भी बहुत शानदार की। हालांकि 10 रन बाकी थे जब शायद वो आउट हुए हैं, और उनको शुरू में उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका ठीक था। लेकिन अब आप उम्मीद करें कि वही टीम के सारे रन बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है।
ऋषभ पंत, पिछले मुकाबले में हमने देखा कि अच्छी बल्लेबाजी की, टेस्ट मैच के अंतिम पारी में भी उन्होंने शतक लगाया, लेकिन कल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट। मतलब आपके वो 85 रन या टेस्ट मैच का वो सैकड़ा जिसकी हमने इतनी तारीफ की थी, उसके बाद आप अगले दिन आते हो, 2 दिन के बाद आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना, जब विराट कोहली आउट होके गया उसके बाद ऐसा शॉट खेलने की जरूरत क्या है? मिडिल ऑफ द इनिंग में आप खड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि 6 बॉल बची हैं 60 रन बनाने, लेकिन समझ में नहीं आता है इन खिलाड़ियों के ऊपर। ऐसा लगता है शायद इंडियन कलर, इंडियन जर्सी, इंडियन कैप इनको बहुत जल्दी मिल गई है। मैं तो फिर ये मानता हूं मिडिल ऑर्डर परेशानी का सबब बना हुआ है। हमने देखा कि शिखर धवन ने अच्छी पारियां खेली, विराट कोहली ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर को क्लिक करने की बात थी तो श्रेयस अय्यर हों या सूर्य कुमार यादव हों या फिर ऋषभ पंत हों, स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो वेंकटेश अय्यर भी खेल रहे थे 2 मैचों में, मतलब 1, 2, 3 तो ठीक है, 4, 5, 6 जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो उनमें से कोई एक चल जाता, कभी 30 रन बना दिए, क्या 30 रन आपका बेंचमार्क है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये समझ से परे है मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है। और जबकि अब टीम के साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें बैटिंग कोच हैं भी हैं, विक्रम राठौर है, और इतना बड़ा सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी धाक जमाने वाला द वॉल राहुल द्रविड़ इस टाइम चीफ कोच है। समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन को वो क्या बता रहे या नहीं बता रहे, समझ से परे। लोकेश राहुल, वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई, 3 मुकाबलों में 1 अर्धशतक, 2 मैच में वो रन नहीं बना पाए। रोहित शर्मा की वापसी के बाद जब वो आ जाएंगे तो लोकेश राहुल की जगह कहां बनेगी, चूंकि शिखर धवन ने इस श्रृंखला में कमाल की बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, शिखर धवन अपने पुराने रंग में रहे हैं और जिस तरह से लेफ्ट हैंडर जो शॉट्स खेलते हैं तो काबिल तारीफ है। और रोहित शर्मा जब वापस टीम में आएंगे ठीक होकर के, तो वाकई में ये लगता है कि अभी उनको कप्तानी दी गई। और मैंने पिछले शो में भी ये कहा था कि शायद सिलेक्टर्स को दोबारा सोचना पड़ेगा, बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि लोकेश राहुल को कप्तान बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि उनकी जगह ही टीम में जल्दी नहीं बनती है। कभी अच्छा खेल रहे हैं उसके बाद 4 मैच गड़बड़ करेंगे, इस तरह से तो कप्तान तो उस खिलाड़ी को बनाया जाना चाहिए जिसकी टीम में जगह हो। एक पॉजिटिव की बात करें, अगर रणबीर हारने के बाद आलोचनाएं बहुत तेज हो जाती हैं, लेकिन जो सकारात्मक चीज इस श्रृंखला में टीम इंडिया के लिए रही वो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। गेंदबाजी के साथ जो हम एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश में हैं, इन दोनों ने विकल्प दिए हैं। शार्दुल ने, आपको ध्यान होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जब विराट कोहली वापस आ गए थे, जिस मैच में फंसे थे, शार्दुल ने वहां भी बैटिंग बहुत अच्छी की थी। शार्दुल बराबर ये दिखा रहे हैं कि वो रन बनाते हैं, 40, 45, 50 रन वो इतना आसानी से बना देते हैं। नीचे का एक ऑलराउंडर बॉलर ज्यादा है, जबकि वो अगर इतने रन बना रहा है तो ऊपर के बैट्समैन को क्या हो गया समझ से परे है। और जैसा कि दीपक चहर के बारे में कहा, हम लोग डोमेस्टिक में भी खासकर आईपीएल में देखते हैं, वो चेन्नई टीम में धोनी के अंडर खेलते हैं, वहां भी वो बराबर रन बनाते हैं, छक्के भी लगाते हैं और विकेट भी लेते हैं और पूरी जी जान से लगे रहते हैं। वो मैदान में उन्होंने कल भी दिखाया, ऐसा दूसरे खिलाड़ी नहीं दिखा पा रहे हैं। जी हां, श्रीलंका के साथ भी एक कठिन मुकाबले में दीपक चहर ने अपने करियर की पहली 50 लगाते हुए उस मुकाबले को जिताया था और कल भी बेहद पास ले गए थे। अब टीम प्रबंधन के पास एक मौका है इन 2 खिलाड़ियों को बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर ग्रूम करने का। जी आनंद, मजे की चीज ये है कि मैच के बाद जब वो बात कर रहे थे केएल राहुल प्रेस से, तो उन्होंने वहां कहा कि यहाँ यादें बहुत रहेंगी और हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। अब उन्होंने सीखा क्या है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या सीख के जा रहे हैं? जो सीखा वो बता नहीं पाएंगे। जी हां, उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया हार से सबक लेते हुए आने वाले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला गया। ये मैच बहुत ही रोमांचक हुआ। अंतिम पलों में इंग्लैंड ने मैच 1 रन से अपने नाम किया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन बनाए। अंतिम ओवर में जीत के लिए वेस्टइंडीज को 30 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे अकील हुसैन। उनका साथ रोमारियो शेफर्ड दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने अंतिम ओवर तेज गेंदबाज साकिब महमूद को दिया। महमूद ने ओवर में 2 अतिरिक्त रन दिए। साथ ही अकील ने 3 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 26 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी वेस्टइंडीज मैच 1 रन से हार गई। अकील हुसैन ने 16 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को पहले 2020 मैच में 9 विकेट से हराया था। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए के तीसरे मैच में आज भारत का सामना सिंगापुर से होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला रात 8:30 बजे शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन भारत को दूसरे मैच में जापान को हाथों उलटफेर का कल सामना करना पड़ा था।
भारत को जापान के हाथों 0-2 से हार झेलनी पड़ी। जापान के नागायूरी और साकी तानाका ने एक गोल किया। जापान अब पूल ए में 2 मैचों में दोनों में जीत दर्ज कर शीर्ष पर है, जबकि भारत अपने पहले मैच में मलेशिया पर 9-0 से जीत दर्ज करने के बाद दूसरे स्थान पर है। दोनों पूल से टॉप 2 टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। भारतीय टीम के 12 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। नियम के मुताबिक एक टीम को एक मैच में खेलने के लिए कम से कम 13 खिलाड़ियों को फिट होना जरूरी है। भारतीय टीम के पास मात्र 11 फिट खिलाड़ी उपलब्ध थीं। एएफसी ने कहा है कि महिला एशियाई कप फुटबॉल से भारत के हटने के बाद उसके सभी मैच रद्द कर दिए गए हैं। अब भारत का कोई भी मैच मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के खिलाफ भारत का जो मैच हुआ था और जो गोल रहित ड्रॉ हुआ था वो भी मान्य नहीं होगा। उस मैच को भी रद्द कर दिया गया है। रणबीर, 2021 में महिला टीम को बहुत प्रमोट किया गया। हम ब्राजील गए, चिली गए, वेनेजुएला गए, वहां दोस्ताना मैच खेला। ब्राजील के साथ हमने एक गोल भी किया और वो सब तैयारियां हो रही थी इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। वहां पर कोरोना से टीम बची रह गई, लेकिन अपने देश में 12 खिलाड़ी संक्रमित हो गए। कितना निराशा। बहुत ज्यादा। किसी भी खिलाड़ी से पूछिए, उसके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलने का। और जैसी तैयारी की थी, जबरदस्त तैयारी करके भारतीय टीम आई थी, लेकिन कोरोना ने यहां उनको अपने चपेट में ले लिया। बहुत ही दुखद है, यही कह सकते हैं। रणवीर, यहां एक और सवाल खड़ा होता है। जब भारत में आईपीएल का आयोजन होता है, बायो बबल टूट जाता है। जब विदेशों में आईपीएल होता है, वहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं होता। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। भारत में भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, लेकिन इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। अपने देश में जब टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहां कोरोना संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो इंडिया ओपन में भी भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए और उसी का नतीजा रहा कि वो सैयद मोदी में भी नहीं खेल पाए। बिल्कुल। न जाने क्यों लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल में शायद ढील दी जा रही है कि जहां बड़े खिलाड़ी है वहां स्पेक्टेटर्स या बड़े लोग वहां घुसते होंगे जाके, कुछ इस तरह का हो रहा, या खिलाड़ियों पे इतनी सख्ती नहीं है कि वो बाहर निकल के आ जा रहे हैं। शायद इसका ये कारण हो सकता है, लेकिन जो भी है दुखद तो है। जी हाँ, ये बिल्कुल दिल तोड़ने वाला टूर्नामेंट रहा भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए, लेकिन मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना ही जीवन है। और ये खिलाड़ी भी इस बहुत बड़ी निराशा से उबर कर आने वाले समय में देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगी। भारत के वीर अहलावत ने SMBC सिंगापुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में कल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए संयुक्त 5वां स्थान हासिल किया, लेकिन सेंट एंड्रयूज में होने वाली 150वीं ओपन चैंपियनशिप में जगह बनाने से चूक गए। वीर ने अंतिम 2 होल में एक डबल बोगी और एक बोगी की, जिससे वो दूसरे से संयुक्त 5वें स्थान पर खिसक गए। उन्होंने द ओपन चैंपियनशिप के लिए उपलब्ध 4 स्थानों में से 1 हासिल करने का मौका गंवा दिया। वीर का कुल स्कोर 7 अंडर का रहा। शिव कपूर भी अंतिम दौर में 69 के स्कोर से कुल 5 अंडर के स्कोर के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। विराज मादप्पा संयुक्त रूप से 48वें, राशिद खान 53वें, एस चिंकारगप्पा संयुक्त रूप से 65वें स्थान पर रहे। थाईलैंड के सेडोम ने कुल 13 अंडर के स्कोर के साथ खिताब अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित संतोष गुजराती को टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में नीदरलैंड के जॉर्डिन वान फॉरेस्ट से 36 चाल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। विदित की टूर्नामेंट में यह पहली हार है। वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानानंदा को 34 चाल में हराकर बढ़त बना ली है। कार्लसन ने पदार्पण कर रहे प्रज्ञानानंदा को काले मोहरों से खेलते हुए हराया। इस जीत के साथ कार्लसन के 5 अंक हो गए हैं। रणवीर, अब समय नहीं है कि शतरंज या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनंत। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।